धन्यवाद प्रोफेसर प्रेम प्रकाश सिंह जी, मॉडरेटर, एंड प्रोफेसर विवेक जी, माय फ्रेंड। अब देखिए, जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दिस इज थर्ड पॉलिसी in India. Before this policy, national policy on education that was adopted by the Central University in 1968. And secondly, the national policy on education that is in the period of Rajiv Gandhi, that was in 1986, was adopted by the Central University. And same, the 1986 policy was reviewed and revised with some action plan in 1992. From the 1992, still it is running, and our central Shiksha Mantri, jo education minister, recently the MHRD has been changed to Shiksha Mantralay, yani, education department. So education department minister, Ministry of Education, has announced in 29 July the new education policy, which was drafted by one strong committee, academicians, chaired by Professor K. Kasturirangan. So before this policy adoption, the policy was submitted. The draft committee has submitted its report on 18th of December 2018, and the government, the central government, has published it for the public debate, and the public asks some inputs from the publics. तो जो लोगों से जब उनको मंगा रहे थे, लोग अपनी इनपुट को, सजेशंस जो भी हैं, दे सकते थे। वो 6 महीने का समय दिया, 30 जून तक समय दिया था 2019 के। तो इसमें से thousands of students, guardians, teachers, academicians, politicians were suggested. But the important thing is then the draft was circulated amongst even to 1,25,000 ग्राम सेवक ऑफ इंडिया. सो इतने जो 1,25,000 ग्राम सेवकों की ओर से भी जो सजेशंस आए हैं, इन सारे सजेशंस जो जिसको पूरा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, गार्जियन, टीचर्स, एकेडमिशियन, पॉलिटिशियन, इन सबका सजेशंस को गौर किया गया और इसको कंपाइलेशन करके आखिर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार की गई है। ये भारत में पहली बार हुआ है। बिफोर इससे पहले किसी भी कमीशन, हमारे देश में और भी 3 कमीशन भी हुआ था, जैसे एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, that was in 1964, and lately the knowledge commission in 2009. But ये ऐसा पॉलिसी है, जिस पॉलिसी थर्ड एंड मेजर एंड लार्जेस्ट पॉलिसी, जिसको पब्लिक डिबेट में छोड़ा गया था और पब्लिक के सजेशंस को, इनपुट को, जो 2 लाख से अधिक इनपुट जो आए थे, इन पर गौर करके एक फाइनल ड्राफ्टिंग किया गया, उसको पब्लिश किया गया ऑन 29th ऑफ जुलाई। तो देखिए, ये है इसकी विशेषताएं हैं। तो इस पे क्या है, स्पेशली बिफोर गोइंग टू माय सब्जेक्ट, जस्ट आई एम कंक्लूडिंग विद इन 5 मिनट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पॉलिसी। आप देखिए, ये स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसी है, क्योंकि इसमें आज से इससे पहले स्टूडेंट को इतनी आज़ादी नहीं थी कि स्टूडेंट अपने मन पसंद के सब्जेक्ट ले सकता है। अभी स्ट्रीम हट गया है, विदाउट एनी स्ट्रीम। कोई साइंस का, कोई केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा भी, ही कैन रीड एग्रीकल्चर, ही कैन रीड हिस्ट्री, ही कैन टेक म्यूजिक, ही कैन गो फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सो एक स्टूडेंट को इतनी बड़ी आज़ादी इसमें हासिल हो गई है कि वो किसी भी एक्टिविटी कर सकता है। तो इसलिए इसको एक स्टूडेंट फ्रेंडली कहा गया है। इसको स्टूडेंट अपने आप ही खुद क्रेडिट, अपने एक पासबुक जैसा बैंक अकाउंट रहेगा, जिसको एकेडमिक क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम, वो एकेडमिक क्रेडिट बैंकिंग में उसका अपना मार्क्स और एक्टिविटी से वो जोड़ेगा। वो चाहे वो पढ़ाई की गतिविधि में रहे, चाहे वो अन्य किसी खेल कूद में रहे, हर एक गतिविधि का क्रेडिट उनको मिलेगा। इवन उसको वो खुद डाल सकता है। तो इस प्रकार के विथ सम प्रूफ,
प्रूफ तो होना पड़ेगा। जैसे मैं खेलने गया था, एम आई हैविंग एनी सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सो विदाउट हैविंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं उसमें जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि देश में ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली एक कहा गया है। और इनके अलावा भी हम देखेंगे कि इसको इंडोसेंट्रिक है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ एक इंडोसेंट्रिक है। अभी दिनेश साहब जी बोल रहे थे कुछ, जैसे अभी 4 years प्रोग्राम की बात है, आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years प्रोग्राम या डिग्री या अंडर ग्रेजुएट, आफ्टर गेटिंग डिग्री ही कैन गो फॉर रिसर्च। ये इस प्रकार की जो ये बोलता है कि इमिटेशन, दिस पॉलिसी इज प्योरली इंडोसेंट्रिक पॉलिसी मेड बाय इंडोसेंट्रिक पॉलिसी। बिकॉज आप देखिए कि इसमें हम भारत के आज इस पॉलिसी के तहत आने वाले समय में अभी जो पूरा जो शिक्षित समाज है, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी एज वेल एज टीचर्स, गार्जियंस, इन सबको क्या करेगा, एक मूल भारतीय संस्कृति के साथ एक जुड़ाव पैदा करेगा। इससे पहले हम नहीं जानते थे हु इज शिवाजी। आप ताज्जुब मानेंगे कि जो हमारा तो मोर देन 2 लाख जो सजेशंस आया था मिनिस्ट्री के पास, उसमें कुछ गिने चुने ऐसे प्रोफेसर्स का नोट आया था, सजेशंस आया था। उसमें ये प्रश्न पूछा था, हु इज आर्यभट्ट, हु इज व्हाट इज बरामिहिरा। बिकॉज ये है हमारी शिक्षा पद्धति है, गिने चुने जाने माने लोग पूछ रहे थे कि उसमें जैसे जो उसमें ड्राफ्टिंग में लिखा गया था कि हम ऐसे जो भारतीय जो मूल संस्कृति है, हम अपनी जो खोई हुई जो हमारी शिक्षा है, खोई हुई हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, खोया हुआ हमारा जो विचित्र जो वैशिष्ट्यताएं हैं, इन सबको फिर से जोड़ने के लिए प्रयास है। इसीलिए इससे मुझे लगेगा कि आने वाले समय में इस नई एजुकेशन पॉलिसी से एक नई ऐसी पीढ़ी को तैयारी करेगा जो भारत के लिए काम करेंगे, और मरेंगे मिटेंगे, और भारत की संप्रभुता के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। ऐसी समाज की स्थिति पैदा होगी, हर एक बड़े देशभक्त के रूप में तैयार होंगे। इसीलिए आने वाला समय मुझे लगता है कि अच्छा समय रहेगा ये शिक्षा नीति के तहत। तो मुझे यही कि इसमें हमें आने वाले समय में इस इंडोसेंट्रिक, हम इसलिए कहा कि ये शिक्षा नीति बिल्कुल एक इंडोसेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी है। फिर आप देखिए इसमें एक चीज है कि एक मातृभाषा में पढ़ने की जो सुविधा आज तक नहीं हुई है। हम आज क्या है, हम पढ़े लिखे समाज में देखते हैं कि एवरीवन वांट टू टेल इन इंग्लिश, क्योंकि हमारी सिस्टम ऐसी हो गई। इसलिए हम आफ्टर आजादी, यानी हमें स्वतंत्रता के बाद से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था या उससे पहले से हमें एक जो पॉलिसी पहले तय बनाई गई थी वैसे हिसाब से ही हम चलते आ रहे हैं। इसलिए हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जैसे दिनेश साहब ने कहा था कि वी हैव टू चेंज करिकुलम, not the syllabus. हमारी as a whole overall curriculum has to be changed. Then we can get some result, futuristic result. तो ये रिजल्ट पाने के लिए हमारे जैसे अभी मातृभाषा में शिक्षा होना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारे बारे में हमारी शिक्षा हमें जाना जरूरी है। इसलिए मातृभाषा के बिना हम पढ़ाई नहीं कर सकते। आप देखिए कितनी भी डेवलप कंट्री है, यू सी द फ्रांस, जापान, इजराइल, आप किसी भी साउथ कोरिया को ले, अभी आप अमेरिका को लो, वो अपनी भाषा से ही पढ़ते हैं, वो किसी दूसरी की भाषा नहीं पढ़ते। आज इजराइल की टेक्नोलॉजी हम चाहते हुए भी उसको हम हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज की वजह से। क्योंकि अगर हमें उनको उनकी टेक्नोलॉजी लेना है तो वी हैव टू गो थ्रू द इजरायली लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज। तो कुरियन के बारे में जानना है तो वो कुरियन लैंग्वेज के तहत हमें जाना। इसीलिए अपनी इतने बड़े देश है भारत, इतना 130 करोड़ आबादी वाले ये देश है, जब चीन कर सकता है हमारे बाजू के 150 करोड़ वाले देश, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो ये है अपनी, ये है। इसलिए एक इसमें और एक विशेषता है कि एक मल्टी डिसिप्लिन सिस्टम है। एक इसमें मल्टी डिसिप्लिन है, हम कोई भी डिसिप्लिन में जा सकता है।
आज पहले ऐसा था कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ, मैं तो हिस्ट्री में नहीं रिसर्च कर सकता हूँ। आज हम पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकता है, कोई भी इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ सकता हूँ, फिजिकल साइंस भी पढ़ सकता हूँ। तो एक 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 प्रकार के हमारे मल्टी डिसिप्लिन के लिए हमारे हैं। तो इस प्रकार से छोटे बच्चे भी हमारे कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे जो स्कूल पर्याय में। इसीलिए एक हमारी जो शिक्षा पद्धति है अभी बिल्कुल जो परिवर्तन आ रहा है, ये जिसमें कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मिंग रेगुलेटरी सिस्टम। अभी देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मिंग रेगुलेटरी सिस्टम जो अभी करने जा रहे हैं, अभी देखिए हमारी ये पहला जैसे अभी जो हमारा एक तो रेगुलेटरी सिस्टम हमारा जैसे जो पेडागोगी, भारत की जो शिक्षा का मूल जो पैराडिज्म शिफ्टिंग हो गया। अभी अभी जैसे पहले था हमारा 10+2 था, तो अभी ये 10+2 सिस्टम को अभी जैसे स्कूल पर्याय में उसको खत्म कर दिया गया है। उसमें अभी 5+3+3+4 ये जो कैटेगरी अभी आ गई। इससे अभी क्या एक प्रकार से एक हमारा रेगुलेटरी सिस्टम अभी थोड़ा हमारा चेंज हो गया है, एक हमारा पेडागोगी चेंज हो जाएगा, जिससे कि अभी आने वाले समय में हमारे एक भावी जो अच्छी पीढ़ी का तैयारी हो जाएगा। इसीलिए अभी हायर एजुकेशन सेक्टर में भी अभी इमीडिएटली जैसे कुछ चेंजेस जैसे आ गया है, जो चेंजेस स्पेशली जैसे अभी डिग्री में जैसे स्ट्रीम नहीं रहेगा और डिग्री में मल्टी डिसिप्लिन पढ़ाई की सुविधा हो जाएगी। और डिग्री में अभी जैसे हमारा एक 3 इयर्स प्रोग्राम रहेगा, फिर 4 इयर्स प्रोग्राम भी रहेगा। तो ये FYP से क्या हो जाएगा, अभी इसमें एक क्या है, एक मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो सिस्टम अभी लागू हो गया है। इससे क्या है, स्टूडेंट इसमें आएंगे और स्टूडेंट अपने 2 साल पढ़ के 1 साल पढ़ के अगर वो किसी अन्य काम से जॉब के कारण चला गया होगा, या खेलकूद के लिए चला गया होगा, या म्यूजिक के लिए चला गया होगा, या वो एक्टिंग के लिए चला गया होगा, या डांस के लिए चला गया होगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको एकेडमिक क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम से उनको क्रेडिट जमा होता रहेगा और 2 साल बाद भी वो आगे आएगा, या एक निश्चित समय के अगर वो वापस आएगा, ही विल सिट इन एग्जामिनेशन, तो उनको भी क्या है, फिर उनको पास कर दिया जाएगा। एक क्या 360 डिग्री, एक उसमें 360 डिग्री अपना जो रिपोर्ट कार्ड उनका होगा। इसीलिए ये सब एक एक रेगुलेटरी चेंजेस जो हमें अभी इसमें देखने को अभी मिल रहा है। और साथ ही साथ जैसे अभी 1 साल में कोई पढ़ाई खत्म करके जाएगा तो उनको ही विल गेट सर्टिफिकेट। हाँ, अगर 2 साल के बाद जाएगा तो ही विल गेट डिप्लोमा। तो 3 साल में पढ़ेगा तो डिग्री, जनरल डिग्री इनको मिल जाएगा। अगर 4 साल का कोर्स करेगा तो 1 साल में उनको 4 साल के बाद जो उनको जब डिग्री दिया जाएगा तो उनको एक साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी तरह से एक 4 साल में ही एक लड़का तैयार हो जाएंगे। उनको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जामिनेशन जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा, अभी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन को 3 टाइप में बनाया गया, ABC। ये तो फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कुछ यूनिवर्सिटी केवल रिसर्च का काम करेगा, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में जो भी इंस्टीट्यूशन है रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें कुछ है टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, कुछ उसमें केवल पढ़ाएगा है, उसमें डिग्री प्रदान करेंगे, और कुछ है ऑटोनोमस कॉलेज। अच्छा, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फॉर द कॉलेजेस, जो अभी कॉलेजेस चल रहा है, इस कॉलेजेस के लिए ही अभी ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। excuse me, little disturb, excuse me। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए अभी डिग्री 4 इयर्स डिग्री करने के बाद वो रिसर्च एक्टिविटी में जा सकता है। तो इससे क्या है, हमारा समय बचेगा, आने वाले जो पीढ़ी है वो समय बचेगा। तो इससे क्या होगा, बहुत जल्दी ही हम एक युवा पीढ़ी को हम अपने काम में लगा सकते हैं, रिसर्च में लगा सकते हैं। हम देखिए आज पहले था, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर PG करेगा, PG करने के बाद फिर उनको क्या करेगा, तो PG करने के बाद फिर MPhil करेगा, फिर रिसर्च के लिए 2 साल वो एग्जाम देते रहेगा।
तो जाते जाते एक उम्र उनका बीत जाता है। इसलिए जो युवा इमीडिएटली यंग पीढ़ी को, टैलेंट पीढ़ी को एक रिसर्च एक्टिविटी में ले जाना, इस पॉलिसी का एक बहुत सिस्टम रेगुलेटरी चेंजेस हमें इसमें देखने को हमें मिलता है। तो इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो बाकी अभी जो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस देश में अभी मान लीजिए अभी रिसर्च को जो एक या शोध या जो नवाचार है, इसको हम रिसर्च और इनोवेशन को इस पॉलिसी में ज़्यादा ध्यान दिया गया है उसका, ताकि रिसर्च का एक जो परिभाषा ही बदल दिया गया है इसमें। तो रिसर्च की परिभाषा इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए आज तक हमारे देश में बहुत तमाम रिसर्च तो होती रही है, बहुत, जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स है, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान या कला, हर एक विषय में तो अभी विविध प्रकार के एक ट्रेडिशनल सिस्टम से हमारे यहाँ रिसर्च होती रही। रिसर्च क्या हो गया, केवल एक क्वालिफिकेशन। अभी तक जितना हमारे इस देश में रिसर्च होता रहा केवल एक क्वालिफिकेशन के तहत, विदाउट हैविंग PhD डिग्री आई विल नॉट गेट जॉब इन ए यूनिवर्सिटी और ए कॉलेज, सो वी नीड रिसर्च डिग्री। तो रिसर्च डिग्री के लिए ये कर रहा है आज। तो आज इसीलिए अभी का जो चेंजेस हो गया है, अभी रिसर्च करना है, योर रिसर्च हैज टू बी कंट्रीब्यूट टू द नेशंस। इसलिए रिसर्च फॉर लोकल, रिसर्च इन लोकल इश्यूज, आपके जो लोकल इश्यूज पर यानी देश के इश्यूज पर, अपने राज्य के, अपने प्रदेश का, अपने स्थानिक इश्यूज पर होना चाहिए रिसर्च। और फिर इसके बाद आपका जैसे रिसर्च, फिर रिसर्च शुड बी क्या है, इट नेशनल इंपोर्टेंस। रिसर्च को हमें एक राष्ट्रीय महत्वता को देखना पड़ेगा। अगर इसको ये हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका नेशनल इंपोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशंस, ये होता है। और एंड योर रिसर्च शुड बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज। आपकी रिसर्च की स्टैंडर्ड, रिसर्च की जो मानक या जो उसकी जो मापदंड है, वो उसकी गुणवत्ता, ताकि एक विश्व पर्याय का हो, पूरे विश्व आपकी जो गुणवत्ता की बखान करे, रिकॉग्नाइज करे, ये है रिसर्च है। और अभी तक आप देखिए, ऑल आर यू नो एवरीवन दैट आज तक का रिसर्च की केवल हम एक डिग्री हासिल करने के लिए, अपनी क्वालिफिकेशन के लिए, हम शैक्षिक शिक्षा अर्हता के लिए ही हम आज PhD कर रहे हैं। इसीलिए अभी रिसर्च को अभी ठीक से देख रहा है, रिसर्च को अभी इसलिए इसमें जो अभी चेंज, हायर एजुकेशन में जो चेंजेस आ रहा है, इसमें एक दो मेन चीजें हैं। एक नंबर हो गया कि हैकी, जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय शिक्षा आयोग, जो भारतीय शिक्षा आयोग के गठन की यहाँ NEP में दिया गया है। और शिक्षा आयोग अभी वर्तमान जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कर रहे हैं, हमारे पास तमाम जो रेगुलेशंस है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 है। फिर आपका फिर इनमें इनको फिर इस एक्ट को फिर 1974 में इस पर रिव्यू किया गया, फिर आपका 1985 में इस पर फिर से अमेंडमेंट किया गया है। तो इस हिसाब से एक वर्तमान जो रेगुलेटरी बॉडी है UGC में, इस पॉलिसी को या इसको बना के तो रखा है, लेकिन अभी हैकी के आने के बाद शायद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थायित्वता नहीं रहेगी, इसे बदल जाएगा, इसके ये स्वरूप इसका बदल जाएगा। इसमें जैसे हैकी के अंडर में एक रूफ या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और इनमें 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आएगा। एक होगा इसको इसीलिए रेगुलेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए जो वर्तमान UGC पॉलिसी तैयार करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करती है, तमाम गाइडलाइंस तैयार करती है, तमाम एक्सपर्ट का रिक्रूट करते हैं, ये सारे गाइडलाइंस को फिर कमीशन में लाके कमीशन एक मान्यता देती है, जिससे कानून या गाइडलाइन या किसी स्वरूप में बदल जाता है। इस सिस्टम को अभी इसलिए एक, ताकि पॉलिसी और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मान लीजिए अभी UGC है, एक तो पॉलिसी का ठीक करना, फिर ग्रांटिंग करना है, और तमाम इश्यूज को देखना है एक हिसाब से। इसीलिए अभी हैकी के अंदर में 4 इसका अलग अलग भाग हो जाएगा। पहला हो गया हायर एजुकेशन काउंसिल, जो होगा काउंसिल फॉर आपका रेगुलेटरी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल।
एक हो गया जिसमें केवल सोलली विविध प्रकार की विभिन्न रेगुलेशंस को जो भी नियम नीति तैयार करना है, पॉलिसी तैयार करना है, रेगुलेशन तैयार करेगी। और दूसरा हो गया एक नेक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये काउंसिल रहेगी, एक अभी यूजीसी के अंडर में थी, अभी वो एक स्वतंत्र बॉडी हो जाएगा हैकी के अंडर में। और तीसरा हो जाएगा आपका एक हायर एजुकेशन ग्रांटिंग काउंसिल। इसमें अभी जैसे अभी यूजीसी ग्रांट करती है तो वो अलग से ही ग्रांटिंग करेगी, विविध प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट हो जाएगा, ग्रांटिंग सिस्टम को हो जाएगा। फिर आपकी सारी सैलरीज वगैरह की ठीक करना वो ग्रांटिंग कमेटी करेगी। फिर आपको अलग अलग रिसर्च ग्रांट देना है, सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, जिसके लिए भी ग्रांटिंग करने वो ग्रांटिंग कमेटी इसको तय करेगी। फिर एक आ गया अभी जैसे अलग अलग काउंसिल्स है, ICHR है, ICPR है, ICHSR है, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, फिर PCI है, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। इन सभी काउंसिल्स को एक काउंसिल के अंडर में आएगा, एक जनरल काउंसिल ऑफ, ये होगा जनरल काउंसिल है, हायर एजुकेशन जनरल काउंसिल। तो ये काउंसिल सारे सबको देखेंगे, टेक्निकल वगैरह सब कुछ यही इसके अंडर में आएगा। तो एक हिसाब से एक फंक्शनल या एक ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्टिव फंक्शनिंग के लिए ये इनका कोऑर्डिनेशन में रहेगा उच्च शिक्षा आयोग। तो ये उच्च शिक्षा आयोग के अधीन में ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा रेगुलेटरी जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रेगुलेटरी सिस्टम का जो एक भी ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही कारगर एक रेगुलेटरी सिस्टम अभी इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया है, और जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश की जो उच्च शिक्षा है, ये उच्च शिक्षा की एक नई दिशा, एक बिल्कुल कारगर एक पोटेंशियलिटी के साथ, विथ फुल पोटेंशियल एंड जिसमें जैसे कुछ नवाचार रहेगा, इसमें एक चेंजेस आएगा। और साथ ही साथ हमारी जो करिकुलम सिस्टम, लॉट ऑफ प्रोफेसर्स आर प्रेजेंट हियर एंड वाइस चांसलर्स आर हियर, इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट जब आप यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर करिकुलम या यू आर गोइंग टू डिजाइन योर करिकुलम in the near future, so your subject is futuristic roadmap of education in India। इसीलिए अब अभी हमें फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन को अगर तैयार करना है, अभी इसको कार्यान्वयन करना है फॉर द जिसको बोलते हैं कि आशु कार्यान्वयन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी हैव टू डू हार्ड वर्क। और हमारी जो सोच है, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। इसीलिए हमारे सिलेबस में जो कंटेंट रहेगी, हमारी कार्यक्रम में जो कंटेंट रहेगी, कंटेंट जो एक भारतीय बेस हो। इसीलिए हमारे ये जो हमारी जो रिसर्च फाउंडेशन अभी बनाने जा रहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, अभी NRF बनने जा रहा है, तो NRF अभी नए ऐसे विषय पर रिसर्च के लिए फंडिंग करेगी ताकि अभी का जो रिसर्च बदल जाए, हमारी जो खोई हुई संस्कृति का पुनरुत्थान करे। इसके लिए ही काम है, रिसर्च इसी पर ही ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए हम बोलते थे कि हमारे पास नौका विज्ञान था, तो भारत इतना बढ़िया नौका बनाता था। भारत ने पूरे विश्व का नामकरण किया है, और हमारा भारत का बोलते हैं कि इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को दा गामा। तो ये गलत बात है, इससे पहले कि भारत नहीं थी। भारत पूरे विश्व का नामकरण किया, पूरे विश्व में व्यापार किया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, वियतनाम से लेकर कहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और पाताल द्वीप, जो पाताल जिसको कहा जाता है कि अमेरिका, वहां तक गया था। अरेबियन कंट्री में भारत के सेठ लोग नौका विहार करते थे। तो इस प्रकार से नाविक विज्ञान कंपास का, हमारे दिशा निर्णय का विज्ञान हमारे पास था। हमारे पास जो विमान शास्त्र हमारे पास था, 36 प्रकार के विमान शास्त्र थी। हम केवल बोलते हैं, उस पर हमें रिसर्च करना चाहिए। हमसे आगे थोड़ा अभी श्रीलंका निकल गया है। श्रीलंका ने पुष्पक रथ पर विमान अभी उन्होंने रिसर्च किया है। अभी 60% उनको रिसर्च में सफलता मिली है कि रावण के पास
पुष्पक रथ था। तो पुष्पक रथ का तो वो रिसर्च कर सकता है, व्हाई नॉट वी। तो हमारे समय में भी हम इसलिए हमारे मूलभूत वस्तु पर हमारे नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय था, इन विश्वविद्यालय का हम उद्धार करें, इन पर रिसर्च हो। इसलिए इस नई शिक्षा नीति के तहत हमें जो नया नवाचार जो आ रहा है, जैसे अभी लिबरल एजुकेशन की बात आ रही है, जो लिबरल एजुकेशन या लिबरल आर्ट, जो इसमें लिबरल आर्ट से हमारा क्या एक इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमारा डेवलप होगा। हमारे पास 64 कलाएं थी, तो ये 64 कलाओं को पढ़ने का मौका मिलेगा, आज तक नहीं पढ़ाया था। अभी हमारा ड्राइंग का, हमारा आर्ट का हम एक साधारण बोर्ड से शिक्षा ली जाती है, जो इसकी गवर्नमेंट की स्वीकृति तक नहीं रहती है। इसलिए हम आर्ट पर, जो बच्चा ड्राइंग अच्छा करता है तो उनको वो डिग्री मिलेगी, क्राफ्टिंग का उनको डिग्री मिलेगी, स्कल्पचर का डिग्री मिलेगी। तो हमारे पास जितने भी, मान लीजिए अभी अलग अलग प्रकार की हमारे पास संगीत, नाटक, आलेख आलेख लिखने का जो 64 कलाएं थी, तो इसीलिए शयन कक्ष सजाने की भी 64 कलाएं थी, बाल जुरू बांधने का भी कलाएं थी हमारे पास। तो ये ब्यूटी पार्लर अभी आ गया है, मान लीजिए। तो हमारे पास तो ये सारे साधन पहले थी, ये शिक्षा। इसीलिए हम आज दूसरी से हम ले रहे हैं शिक्षा, इसीलिए इन 64 कलाओं का ज्ञान अभी यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलेगी। तो ये है, इस पर रिसर्च होगी, नया नवाचार होगी, तो इसमें शोध होगा, नवाचार होगा। तो इससे कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग हमारी यूनिवर्स विद इन इंडिया विल बी डेवलप। और एक इस एजुकेशन पॉलिसी एक क्या करेगा, एक इंटरपर्सनल एक रिलेशन को डेवलप करेगा, एक टीम वर्क डेवलप करेगा, एक यूनिवर्सिटी में टीम वर्क डेवलप करेगा, हर एक क्षेत्र में एक टीम वर्क डेवलप करेगा। और इससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिणाम आने वाला है। और मेरा समय हो चला है, तो मैं इन्हीं शब्दों में मैं अपनी वाणी में यही समाप्त करता हूँ। और कोई अगर इसमें कोई प्रश्न इसी विषय में करे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।